डाइजेशन यानी डाइजेस्ट करना या हज़म करना एक कॉम्प्लिकेटेड जॉब है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और इवन सर्कुलेटरी सिस्टम की एक प्रिसाइज कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है। हम जब भी कुछ खाते हैं तो हमारा ब्लड यानी खून जो है वो इस डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ चला जाता है। इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हमारी हार्ट जो है वो तेज़ी के साथ बीट करता है। ये दोनों एक्शंस हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखते हैं और ब्लड फ्लो सफिशेंटली ब्रेन में पहुंचता है। रोज़े रखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें नंबर 1 है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का कम होना और सोजिश का कम होना। हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी कम होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। सेल्स की क्लीनिंग होती है जिसको ऑटोफेजी कहते हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को बूस्ट करता है। ब्लड शुगर रेगुलेट करती है और बेपनाह बीमारियों से हमें फ़ायदा होता है, जिसमें कैंसर शामिल है, हार्ट फेलियर और न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ वगैरह। ऑटो इम्यून डिजीज़ और इवन डायबिटीज़ जो है वो रीमिशन में जा सकती है, यानी एक तरह से आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन और पॉसिबल है जब हम उन मिस्टेक से बचें कि जब हम फास्टिंग को ब्रेक करते हैं, रोज़ा खोलते हैं, तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें। एरर 1 ये है कि हम किस तरह से रोज़ा खोलते हैं। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव या हाजमे का सिस्टम स्लीप हो जाता है, यानी एक तरह से सो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लें कि हमें उसको आहिस्ता आहिस्ता जगाना होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट चीज़ों से मिल के काम करता है। उसको कोऑपरेशन चाहिए होती है डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स की, एसिड्स की, पाइल सॉल्ट्स की, और थोड़ा टाइम चाहिए होता है एक्टिवेट होने के लिए ताकि वो फुली फंक्शनल हो सके। हम जब तेज़ी से इफ्तार को खोलते हैं और बहुत ही स्पीड से खाना खाते हैं तो हम नौजिया होता है, अनकंफर्टेबल होते हैं, ब्लोटेड हो जाते हैं, एडिमा हो जाता है और कुछ केसेस में डायरिया होता है। इन तमाम चीज़ों को एक्टिवेट होने के लिए टाइम चाहिए। लिहाजा बेस्ट प्लान ये है कि आप शुरू में बहुत ही थोड़ा सा खाएं। जैसे हमारे प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं डेट से रोज़ा खोलते थे तो बस वो खाएं। हमारा साइकोलॉजिकल हंगर और फिज़िकल हंगर जो है वो दोनों एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। एक्चुअल फिज़िकल हंगर जो है वो बहुत थोड़ा होता है और वो यकीनन इन्फ्लुएंस होता है फूड चॉइसेस से जो हम लेते हैं लाइफ में। जब हम रोज़ा रखते हैं या फास्टिंग करते हैं तो न्यू स्टेम सेल्स जनरेट होती हैं जिनका फंक्शन रिपेयर और हीलिंग होता है डेड सेल्स का। फास्टिंग के नतीजे में जो ये स्टेम सेल्स प्रोड्यूस होती हैं बहुत प्रेशियस होती हैं, क्योंकि हेल्प करती हैं हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाने में, यानी कि उसकी हीलिंग में, उसकी रिकवरी में ये स्टेम सेल्स एक बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। लिहाजा हमारा पूरा एक एम होता है कि हम रिज़र्व करें इन स्टेम सेल्स को जो कि रिपेयर करती हैं, रिकवर करती हैं बॉडी टिश्यूज़ को, जिसमें जॉइंट्स, बोन मैरो वगैरह शामिल हैं, और हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा लेती हैं जिसमें डायबिटीज़ और ऑटोइम्यून डिजीज़ वगैरह शामिल हैं। लिहाजा बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्टेम सेल्स जो फास्टिंग के नतीजे में बनी हैं इनको हम रिज़र्व रखें ताकि वो अपना ये फंक्शन कंटिन्यू कर सकें। प्रॉब्लम ये होती है जब हम कार्बोहाइड्रेट से अपना इफ्तार खोलते हैं और ये स्टेम सेल्स सैडली फैट सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और अपने तमाम बेनिफिट्स या हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं वो लूज़ कर देती हैं। साइंटिफिकली ये स्टेम सेल्स ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जिसमें इन्फ्लेमेशन वगैरह शामिल है, इसके अलावा कैंसर की भी हीलिंग में और उससे प्रिवेंट करने में और उसकी रिकवरी में, उसकी रीमिशन में जाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लैक ऑफ नॉलेज और अवेयरनेस की वजह से हमारे यहाँ जिस कल्चर में इफ़्तार होता है या रोज़ा जब ब्रेक किया जाता है, फास्टिंग को अपना ब्रेक किया जाता है, तो हम कार्बोहाइड्रेट्स का बेपना इस्तेमाल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की अंडरस्टैंडिंग भी हमारी बहुत वीक है। हम समझते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ मीठा या डिज़र्ट्स खाने से ही हमारी जो हेल्थ है वो ख़राब होती है, लेकिन इसके अलावा हर वो चीज़ जो कि फ्लावर से बनी हुई है वो कार्ब्स में आते हैं, जिसमें ऑब्वियसली ये सारी फ्राइड चीज़ें ख़ास तौर पे शामिल हैं। इसके अलावा पास्ता, लज़ानिया, समोसे वगैरह ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के इस्तेमाल से हम अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम जो फास्टिंग का होता है, जिसमें स्टेम सेल्स बनती हैं, हम उनको इवेंचुअली फैट सेल्स में कन्वर्ट करवा देते हैं। लिहाजा हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने कार्ब्स को कट डाउन करें, और हम अभी डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कि हम खा सकते हैं ताकि हम इस विशियस साइकिल से निकल सकें। अगर हेल्दी अप्रोच को इस्तेमाल नहीं रखेंगे तो फैट सेल्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं और ये बहुत नुकसान देती हैं, क्योंकि इवेंचुअली फैटी लिवर भी हो जाता है। एक और बहुत ही वाइटल चीज़ जो कि फास्टिंग का आउटकम है वो है इंसुलिन सेंसिटिविटी, यानी इंसुलिन बहुत सेंसिटिव हो जाती है प्रोलॉन्ग फास्ट के बाद। इंसुलिन हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसके बेपनाह फंक्शंस हैं। सरप्राइजिंगली आप हैरान होंगे कि जब हम फ्रूट्स से ही अपना रोज़ा खोलते हैं तो वो हमारी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को अफेक्ट करता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं। अगेन कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल हम जो डिफरेंट फॉर्म्स में करते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस करवाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो ऑपोजिट है इंसुलिन सेंसिटिविटी का, जिससे डायबिटीज़ टाइप 2 हो जाती है।
इस अनहेल्दी लाइफस्टाइल से जब हम अपने फास्ट को ओपन करते हैं तो हमें और भूख लगती है और हम और ओवर इंडल्ज करते हैं खाने में, जिससे हमारी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो साइकिल है वो और एग्रवेट होती है और डिफ़िकल्ट होती चली जाती है। एक थर्ड इम्पॉर्टेंट मसला जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के इस्तेमाल से होता है वो है रीफीडिंग सिंड्रोम। रीफीडिंग सिंड्रोम जो है वो कभी कभार एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में भी कन्वर्ट हो जाता है, जिसके अंदर आपको हॉस्पिटल जाने की भी ज़रूरत हो सकती है। ये सिंड्रोम यूजुअली बहुत ही प्रोलॉन्ग फास्टिंग के बाद होता है और इसका मैकेनिज्म ये है कि जब हम बहुत हाई कार्ब्स खाते हैं तो हमारी जो अंदर की बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिसमें पोटेशियम है उसका बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाता है। मैसिव शिफ्ट होता है पोटेशियम सेल्स के अंदर और ये पोटेशियम ब्लड में कम हो जाता है। इस पोटेशियम के ब्लड में कम होने की वजह से ये सारे सिंड्रोम और कलेक्टिव प्रॉब्लम्स इन्वाइट होते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम फास्टिंग में होते हैं और जब हमारी एक स्टेज पर आके फैट्स ब्रेक होना शुरू होते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, तो कीटोन बॉडीज़ जो हैं वो बन जाती हैं और जो हमारी जो पीएच है वो एसिडिक हो जाती है। लिहाजा अगर हम रोज़ा खोलते वक्त उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनकी पीएच बहुत एसिडिक हो तो वो भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। तो सम ऑफ वर्स्ट फूड्स वो सारे हैं जो कि डिफ़िकल्ट हैं डाइजेस्ट करने में, जिसमें ख़ास तौर पर प्रोसेस फूड, फैटी फूड्स, फ्राइड फूड्स वगैरह शामिल हैं। इसमें चीज़, आइसक्रीम और फुल फैट मिल्क ये सब हमारे लिए हैवी होती हैं। हेल्दी फूड्स दो कैटेगरीज़ में स्प्लिट होते हैं। एक तो इमीडिएटली हम रोज़ा जो खोलते हैं उसके लिए हमारे जो रोल मॉडल हैं वो हैं हमारे बिलव्ड प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। जिस तरह से एग्जैक्टली वो रोज़ा खोलते थे वही बेस्ट स्ट्रैटेजी है। हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, जो हैं वो खजूर से या पानी से रोज़ा खोलते थे और उसके बाद फिर वो नमाज़ पढ़ लेते थे। तो नमाज़ पढ़ने का जो एक इंटरवल है या गैप है, उस दौरान हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो उनको इतना सफिशेंट टाइम मिल जाता है कि वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इसके बाद आप कोई भी स्मॉल पोर्शन जो है वो प्रोटीन्स का ले सकते हैं और स्टीम्ड वेजिटेबल्स खा सकते हैं। न्यूट्रिटिव और हेल्दी फ्रेश इंग्रेडिएंट्स वाला ब्रेकफास्ट आप इस्तेमाल करें ताकि आपको फुल न्यूट्रिएंट डेंस मिले। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फूड है बोन ब्रॉथ। इसकी डिफरेंट रेसिपीज़ मौजूद हैं और आप इसको करके अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। बोन ब्रॉथ के साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। बोन ब्रॉथ जो है वो रिच होता है इलेक्ट्रोलाइट्स में, जिसमें पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम वगैरह शामिल हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करता है और हमारी जो इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल हैं उनको रीस्टोर करता है, जो कि फास्टिंग के वजह से कम हो जाती हैं। बोन ब्रॉथ में प्रोटीन्स भी शामिल होते हैं जो कि डिग्रेडेड और एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में मौजूद होते हैं। प्रोटीन्स जो बोन ब्रॉथ में होता है वो कोलेजन होता है, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये प्रोटीन हमें इस फास्टिंग की स्टेज के बाद बहुत ही रिच और बहुत ही ज़्यादा हमें फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा फ़िश भी एक बहुत ही ज़बरदस्त चॉइस है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ईज़िली डाइजेस्टेबल फॉर्म में मौजूद होता है और एक आसानी के साथ हज़म हो जाता है। एग्स भी नेचर का एक परफेक्ट फूड है जो कि बहुत ही नेचुरली हाई है प्रोटीन में और इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह शामिल होते हैं। अगर फ्रूट चूज़ करने का मूड ही है इफ्तार पे तो जो टॉप ऑफ द लिस्ट आता है वो है बनाना। बनाना अगेन पोटेशियम रिच होता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जेंटल भी होता है, तो लिहाजा डाइजेस्ट ईजिली हो जाता है। इसके अलावा वाटरमेलन भी एक बहुत ही न्यूट्रिटिव है क्योंकि वो हाई है पोटेशियम और विटामिन सी में। वाटरमेलन 95% वाटर होता है, लिहाजा वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है और हमें इफ्तार के बाद हाइड्रेट भी करता है। फर्मेंटेड फूड्स जिसमें सावरक्राउट वगैरह शामिल हैं, ये एक नेचुरल सोर्सेज हैं प्रोबायोटिक्स के लिए और इनमें बहुत ही बेनिफिशियल बैक्टीरिया शामिल होते हैं। फर्मेंटेड फूड्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी माइक्रोब्स प्रोवाइड करते हैं जो कि डाइजेशन को ओवरऑल बहुत असिस्ट करते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फास्टिंग यानी रोज़े के बाद अगर इन सिंपल तरीक़ों से हम अपने रोज़े का इफ्तार करते हैं तो हम एक मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं रोज़े के। कुछ लोग इफ्तार के बाद इंटेंस वर्कआउट करते हैं, जिम चले जाते हैं, बट दिस इज़ नॉट गुड। फास्टिंग के बाद हमारी बॉडी जो है वो एक रिपेयर मोड में चली जाती है और अगर इंटेंस वर्कआउट किया जाए तो ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। फास्टिंग में हमारी बॉडी जो है वो हील होती है, लिहाजा उस पर अगर इस किस्म का कोई लोड दिया जाए हैवी इंटेंस एक्सरसाइज की शक्ल में तो वो बॉडी को ड्रेन करता है। फास्टिंग से रिलेटेड बेपनाह साइंटिफिक डेटा मौजूद है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की स्टडीज़ मौजूद हैं जो बताती हैं कि फ़ास्टिंग के बेपनाह हेल्थ बेनिफिट्स हैं। लिहाजा इसको एक मैक्सिमाइज बेनिफिट्स हासिल करने के लिए इन एटिकेट्स का ख्याल रखा जाए कि किस तरह से रोज़ा रखना है, किस तरह से फूड्स का इस्तेमाल करना है और किस टाइमिंग्स पे रोज़ा खोलना है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सो ऑल द वेरी बेस्ट।